प्रणव और आनंद दो भाई थे। वो दोनों सतीश नगर गांव में रहते थे। उनके बीच बहुत गहरा आपसी रिश्ता था। सुख दुख में हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते थे। प्रणव अपनी पत्नी आस्था और बेटी बिंदु के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। आर्थिक तंगी के कारण घर में हमेशा खींचतान बनी रहती थी। 2 महीने हो गए, अब तक तुम्हें तनख्वाह नहीं मिली। क्या वो सच में पैसे देगा या हर बार की तरह आज कल करके टालता रहेगा? अरे अब क्या कहूँ आस्था, आज भी मैंने तनख्वाह के बारे में पूछा, लेकिन बाबू बिना कुछ कहे बात ही टाल गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके पास अब काम करना संभव नहीं होगा। दिमाग खराब कर रखा है। तुम्हें कहीं और नौकरी तलाशनी चाहिए। 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली और छुट्टियों में भी तुमसे नौकर की तरह काम करवाया जाता है। अगर मेहनत की कोई कीमत ही नहीं मिलती तो सब व्यर्थ है। वही तो, बिल्कुल सही कहती हो तुम। अरे पिछले कुछ सालों से मैं त्योहार पे भी घर नहीं आया, तुम लोगों के साथ समय नहीं बिता पाया, सिर्फ थोड़े से पैसे के लिए दिन रात मेहनत करता रहा, और वही पैसा अगर नहीं मिले तो भैया अब मुझसे तो ना हो पाएगा। मैं बहुत थक चुका हूँ। तुम तो मैट्रिक पास हो, फिर क्यों दूसरों की जमीन पर मजदूरी कर रहे हो? किसी अच्छे दफ्तर में नौकरी खोजो। अरे हाँ, बहुत बार कोशिश की, लेकिन आजकल नौकरी का बाजार ही ठीक नहीं है। कौन दे रहा नौकरी? फिर भी चलो देखते हैं क्या किया जा सकता है। प्रणव की तंगी और दुख के बावजूद आस्था हमेशा उसे हिम्मत देती और सही सलाह देकर उसका साथ निभाती। आस्था की बातों से प्रेरित होकर प्रणव ने खेत में मजदूरी छोड़कर कोई अच्छी नौकरी खोजने का फैसला किया। प्रणव की पत्नी आस्था जितनी शांत और सहनशील थी, ठीक उसके विपरीत आनंद की पत्नी शारदा बहुत गुस्सैल और लालची थी। वो हमेशा आनंद को उसकी गरीबी के लिए ताने देती और झगड़ा करती। हैं? आज सिर्फ दाल बनी है और कुछ नहीं बनाया क्या? नहीं तो क्या, तुम्हारे लिए बिरयानी बनाऊं? एक काम करो, कल से लिख कर देना तुम्हें क्या क्या खाना है, सब तुम्हारे सामने परोस दूंगी। अरे मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि दाल से कैसे खाऊंगा। रोज पसंद की चीजें नहीं चाहिए, लेकिन कुछ तो खाने के लिए होना चाहिए ना। जिस हालत में तुम हो ना, वो दिन दूर नहीं जब दाल भात भी नसीब नहीं होगा। ओहो, मुझे पता है कि हालत थोड़ी खराब चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम हर वक्त मुझे ताने मारो। अब भाई मैं भी तो कोशिश कर ही रहा हूँ ना। जब तुम्हारे दिन आएंगे ना, तब इज्जत मिलेगी। अभी तो जो हाल है उसमें तुम इज्जत के काबिल नहीं हो। सिर्फ इसीलिए कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है तुम ऐसी बातें कर रही हो? पैसे ही तुम्हारे लिए सब कुछ है ना? बताओ। बिल्कुल, जब पैसे नहीं होते तो समाज भी तिरस्कार करता है। मेरी शादी के वक्त के गहने तक गिरवी रखाए हो। छी, मैंने क्या पाया तुमसे शादी करके? हाँ तो ठीक है, फिर मेरी भी बात को कान खोल कर सुन लो। एक दिन इतना कमाऊंगा कि तुम्हारे पास ना पैसे रखने की जगह नहीं होगी। और अगर ऐसा ना कर सका ना तो मेरा नाम भी आनंद नहीं। हर दिन की तरह आनंद बिना खाना खाए उठकर चला जाता है। शारदा की बुरी बातें तीर की तरह उसके दिल को चीर जाती हैं। वो पागलों की तरह पैसे कमाने के रास्ते खोजने लगता है। उसका एक ही लक्ष्य है, अमीर बनना और शारदा के तानों का जवाब देना। प्रणव की एक ही बेटी थी, बिंदु। वो सबकी प्यारी थी। दुख दर्द से भरे घर में भी वो खुशियां बिखेरती रहती थी। उसके सभी नखरे केवल उसके पिता प्रणव ही पूरे करते। प्रणव जब घर लौटता तो बिंदु चुपचाप बैठी रहती। ये देख वो उसके पास बैठ जाता। क्या हो गया बेटा, आज इतनी चुप क्यों हो? तबीयत खराब है क्या? नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओहो, फिर तो जरूर कोई बात है जिससे मन उदास है। बताओ ना बेटा, क्या हो गया, बताओ। पापा, रोज मैं अपने दोस्तों को स्कूल जाते देखती हूँ। अखिल, सीनू, नंदिनी सब पढ़ाई करते हैं। मुझे भी स्कूल जाना है। अरे तेरी की,
ये घर की तंगी में उलझकर तो मैं भूल ही गया कि बिंदु को स्कूल में भर्ती कराने का समय हो गया है। हो, लेकिन अब क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। पापा, क्या मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगी? मुझे भी तो स्कूल ड्रेस पहनकर किताबें लेकर स्कूल जाना है। अरे बिंदु बेटा, इतनी सी बात पर कोई उदास होता है क्या? पगली कहीं की। तू जरूर स्कूल जाएगी, पढ़ेगी, लिखेगी और एक अच्छा इंसान बनेगी। बस तू 2 दिन इंतजार कर, मैं तुझे स्कूल में भर्ती करा दूंगा। है अब खुश? प्रणव की बात सुनकर बिंदु खुशी से उछल पड़ती है और माँ को बताने के लिए दौड़ पड़ती है। प्रणव भी उसके चेहरे की खुशी देखकर मुस्कुराता है, लेकिन दिल ही दिल में चिंता उसे सताने लगती है। प्रणव और आनंद की एक आदत थी, जब भी दिल भारी होता या कोई गहरी बात करनी होती, वो नदी किनारे जाकर बैठते और अपने मन की बात एक दूसरे को बताते। आज भी दोनों वहीं बैठे हैं। दादा, मैं क्या कहूँ, अब मुझसे नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि सरदा को उसके मायके भेज देना चाहिए। अब और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। अरे क्या हो गया? काहे इतना कुड़कुड़ कर रहा है? फिर से झगड़ा करके आया क्या? बता, क्या बात हो गई? अरे झगड़ा ही तो बचा है अब हमारे जीवन में, और क्या हो रहा है? जब भी घर पे होता हूँ तो बस दे दनादन ताने मारती है। गरीब हूँ, इसीलिए मुझे हर वक्त नीचा दिखाती है। पर अब मैं क्या करूँ? मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ ना, पर उसे कुछ समझ ही नहीं आता। ये बात तो सही है कि वो कुछ ज्यादा ही ताने मारती है। उसे समझना चाहिए कि तू कितनी मेहनत कर रहा है। अब होता है, समय लगता है कभी कभी। वही तो, वो समझती कहाँ है? अगर वो समझने लगे तो सूरज तो पश्चिम से निकल जाएगा। चलो छोड़ो, तुम क्यों उदास होते हो मेरे चक्कर में? और बताओ, सब ठीक तो है ना? अरे कहाँ सब ठीक है भाई। अब बिंदु स्कूल जाना चाहती है, लेकिन अचानक से स्कूल में दाखिला और हर महीने की फीस, कितना खर्चा आता है, जानता है ना तू? अरे तेरे घर का खर्चा तो चलता नहीं है, तो बिंदु को स्कूल कैसे भेजेगा? वही तो बात है, पता नहीं कैसे भेजूंगा। लेकिन क्या मेरी गरीबी की वजह से बेटी को पढ़ने से रोक सकता हूँ क्या? नहीं ना। मैंने एक दोस्त से थोड़ा पैसा उधार लिया है, कल जाकर उसे स्कूल में भर्ती करा दूंगा। बाकी अब बाद में देखा जाएगा। ए आनंद दादा, सुनो ना, मैं क्या कह रहा हूँ कि एक काम करते हैं, क्यों ना हम दोनों कोई अच्छा सा बिजनेस शुरू करें। अब देखो, चाहे नुकसान हो या फायदा, साथ में मिलकर संभाल लेंगे। क्या कहते हो? वैसे देखा जाए आइडिया बुरा तो नहीं है। अच्छा तू सोच कि किस तरह का बिजनेस किया जा सकता है, फिर मिलकर फैसला करते हैं, ठीक है? जैसी प्रणव और आनंद के बीच दोस्ती थी, वैसी ही उनकी पत्नियों शारदा और आस्था के बीच भी गहरी समझदारी थी। जब भी शारदा को रोना आता या वो किसी वजह से दुखी होती, वो हमेशा आस्था के पास चली आती। आस्था उसे दिलासा देती और कभी कभी अपना भी मन का दर्द उसके साथ बांटती। मैं आनंद के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हूँ, उसे अपमानित करती हूँ। उसे लगता है कि मैं जानबूझकर ऐसा करती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैं बस चाहती हूँ कि वो और मेहनत करे ताकि हमारे घर की तंगी दूर हो सके। मैं तेरे दिल की हालत समझ सकती हूँ शारदा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू उसके साथ बुरा बर्ताव करे। तू प्यार से उसे समझा। कितनी बार समझाऊं? पिछले साल उसने मेरे शादी के सारे गहने गिरवी रख दिए थे, नया बिजनेस शुरू करेगा ये कहकर, लेकिन वो बिजनेस 3 महीने भी नहीं चला। अब मायके जाने में भी शर्म आती है, सब ताने देते हैं। मेरी भी हालत तेरे जैसी है, जहाँ भी जाती हूँ लोग उधारी के पैसे मांगने चले आते हैं। तरह तरह की बातें बनाकर उनसे बचती हूँ, लेकिन फिर भी कभी प्रणव से बुरा व्यवहार नहीं किया, क्योंकि जितना दर्द मुझे है उतना ही उसे भी है। तुम्हारे जैसा सब्र मुझ में नहीं है आस्था दीदी। मैं अपने बाबूजी की बहुत लाडली बेटी थी, याद है ना? शादी के समय हमारे ससुर जी ने कितने वादे किए थे, मैं रानी की तरह रहूंगी, लेकिन अब देखो मेरी हालत। जब तक प्रणव के माँ बाप जिंदा थे सब कुछ ठीक था, उनके जाने के बाद ही ये बुरा समय शुरू हुआ। लेकिन चिंता मत कर, हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त भी आता है।
ऊपर वाले पर भरोसा रख। आस्था की सारी बातें भी शारदा का दिल नहीं बदल पाती। शारदा की पैसों और ऐशो आराम की चाह दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। आनंद और प्रणव के पड़ोसी थे मुरली। उम्र कम थी पर उसकी बुद्धि तेज थी, लेकिन अच्छी बुद्धि नहीं। सारा दिन सिर्फ पैसे, स्वार्थ और षड्यंत्र उसके दिमाग में रहते थे। वो गांव के सबसे अमीर लोगों में से एक था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसने इतना पैसा कैसे कमाया। एक दिन सुबह आनंद की मुरली से मुलाकात होती है। अरे आनंद, अरे भैया कितने दिन बाद देख रहा हूँ तुझे। और बता, लेकिन ये क्या सूख सा गया है रे? क्या हाल हो गया है तेरा? तू बीमार उमार तो नहीं है? अरे भैया ऐसा ही है, गरीब और बीमार में कोई फर्क नहीं होता, दोनों कमजोर और असहाय ही होते हैं। ओहो देख भाई, ये सुबह सुबह ऐसे दुख भरी बातें क्यों कर रहा है तू? अरे वो सब छोड़, और तू बता, तू तो रातों रात करोड़पति बन गया। सुनकर खुशी हुई कि तू सफल हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है।